3D सीरीज से अपन क्या जाते हैं, 4D सीरीज आते हैं। डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप, 3D सीरीज से 4D सीरीज, 4D से 5D, 5D से 6D। तो अगर डी ब्लॉक में अपन डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरीके से नीचे फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब अपन जाते हैं तो अपन ने देखा था कि 3D से 4D जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ता है, तो 3D से 4D जाने पे तो वही जनरल हो रहा था कि 3D से 4D गए तो रेडियस बढ़ा। लेकिन 4D से 5D गए तो लगभग अपने पास क्या है, बराबर है। और इसी तरीके से जब तुम 5D से 6D जाओगे तो यहाँ पे भी अपने पास बराबर रहेगा। इसका अपन एग्जाम्पल भी लिया था कि अपने पास क्या है, हो टाइटेनियम है, उसके बाद जर्कोनियम है और फिर होपनियम है। तो अपने पास टाइटेनियम, जर्कोनियम, होपनियम और यहाँ पे आएगा एक RF। ठीक है। तो अगर इस ग्रुप की अगर अपन बात करें तो टाइटेनियम से ज्यादा रेडियस रहेगी जर्कोनियम की, लेकिन जर्कोनियम और होपनियम की सेम रहेगी और इसकी भी सेम रहेगी। अब इसका रीजन अपन ने दिया था कि अपने पास हो क्या रहा है कि होपनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है अपने पास क्या, 72। तो इसके पहले 58 से लेके 71 तक अपने पास क्या था, लेंथेनाइट सीरीज था। और लेंथेनाइट सीरीज में अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते हैं, 4f सबसेल में जाते हैं। तो यहाँ पे जो 4f सबसेल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो 4f सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो अपने पास जो होपनियम रहेगा इसमें भी क्या रहेगा कि अपने पास 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उनकी वीक सिल्डिंग होती है क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो वीक सिल्डिंग की वजह से होपनियम में क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो रेडियस कम होगी। तो होपनियम में क्या हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से रेडियस कम हुआ और इतना कम हुआ कि वो रेडियस किसके बराबर हो गया, जर्कोनियम के बराबर हो गया। तो ये अपन कल डिस्कस कर रहे थे कि 4D और 5D का क्या रहेगा, सेम रहेगा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन दैट इज वीक शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, वीक shielding of 4f electrons, 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 7 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी वजह से एकदम वीक शिल्डिंग हो रही है। अब इसी तरीके से अपन ये बोल रहे हैं कि जैसे अपन यहाँ पे बोला कि लेंथेनाइट सीरीज आई इससे पहले, होपनियम से पहले, और लेंथेनाइट सीरीज आने की वजह से अपने पास 4f में उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और उसकी वजह से अपने पास क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो रेडियस कम हो गया। सेम चीज अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं जो 6D सीरीज के एलिमेंट्स आएंगे कि इसका अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 104। तो इसके जस्ट पहले ये अपने पास क्या था, ग्रुप नंबर 4। तो इससे जस्ट पहले ग्रुप नंबर 3 में 90 से लेके 103 तक, तो 90 से लेके 103 तक अपने पास क्या है, एक्टिनाइट सीरीज है। और जो एक्टिनाइट सीरीज है उसमें भी अपने पास क्या रहेगा, 5f सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो सेम चीज अपन बोलेंगे कि जो भी अपने पास ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक इन डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स आएंगे उन सब में ये होगा कि 5f जो है वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, मतलब 5f 14 रहेगा। फिर उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो 60 सीरीज वाले एलिमेंट्स का रेडियस कम होगा और कम होकर इतना कम होगा कि वो 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स के बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को अपन बोलेंगे कि 5D और 6D के लिए भी क्या रहेगी, रेडियस सेम रहेगी ड्यू टू actinide contraction, that is weak shielding of 5f electrons। तो एक पॉइंट अपने को ये भी लिखना जो मैंने अभी बोला कि अपने पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सेप्शन में ही कि रेडियस ऑफ 6D सीरीज एलिमेंट्स, 6D सीरीज एलिमेंट्स is almost equal to 5D series element, 5D series element due to actinide contraction, that is weak shielding of
that is weak shielding of 5f14 electrons, 5f14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास अगला पॉइंट। तो अपने पास लगभग जो एक्सेप्शंस थे सारे कवर हो गए। तो इसमें देखो अपन ने क्या क्या देखा। अब मैं पूरा पीरियोडिक टेबल के लिए बात कर देता हूँ कि अगर अपन ब्लॉक वाइज बात करें तो एस ब्लॉक में अपने पास कोई एक्सेप्शन नहीं था। वैसे उसमें दो ही ग्रुप है, तो अगर तुम डाउन द ग्रुप बात करें तो चाहे ग्रुप 1 ले लो चाहे ग्रुप 2 ले लो, डाउन द ग्रुप जाने पे अपने पास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है दोनों ग्रुप में। पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो पी ब्लॉक में अगर अपन डाउन द ग्रुप बात करें तो पी ब्लॉक में अपने पास क्या है कि जो पहला ग्रुप है दैट इज ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली। तो ग्रुप नंबर 13 में ही सिर्फ एक्सेप्शन है पी ब्लॉक में। अगर अपन डाउन द ग्रुप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम हर ग्रुप के लिए, तो अपन ने देखा था कि बोरोन से एल्यूमिनियम गए तो रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम सेम है डिकॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर बाकी वापस बढ़ने लगेगा। कार्बन फैमिली में रेगुलरली बढ़ेगा डाउन द ग्रुप जाने पे, नाइट्रोजन में भी रेगुलरली बढ़ेगा, ऑक्सीजन में बढ़ेगा, हेलोजन में भी बढ़ेगा, और इनर्ट गैस में भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगा। तो ये पी ब्लॉक की बात हो गई। डी ब्लॉक में अपन ने जस्ट अभी अभी देखा कि जब अपन क्या करते हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन डी ब्लॉक, तो अपन ने देखा कि अगर अपन 3D सीरीज से 4D सीरीज आते हैं दैट इज फोर्थ पीरियड के एलिमेंट से फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट की तरफ जाते हैं, तो रेडियस बढ़ना चाहिए था, बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D सेम है, 5D से 6D भी अपने पास सेम है। तो एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो गया और एक अपने पास एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो गया। अब ये अपने पास ग्रुप नंबर 3 के अलावा जो बाकी ग्रुप्स है उन सब में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। मतलब ग्रुप नंबर 3 में क्या बोलेंगे अपन कि डाउन द ग्रुप जाने पे रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 में क्या हो रहा है कि स्कैंडियम से अपन गए इट्रियम, इट्रियम से अपन गए लेंथेनम, और लेंथेनम से अपन गए एक्टिनम। तो यहाँ पे क्या होगा, रेगुलरली इंक्रीज करेगा। अब सवाल आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अपन ने बोला कि जैसे अपने पास ग्रुप नंबर 3 है और ऐसे आगे अपने पास क्या है, ग्रुप नंबर 4 है। तो ग्रुप नंबर 3 में एलिमेंट है अपने पास स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम। यहाँ पे अपने पास टाइटेनियम, जर्कोनियम, होफनियम, और ये एक है RF, इसका नाम एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा, जो भी हो। ठीक है, अब अपने पास इसका एटॉमिक नंबर अपने पास 21 है, इसका अपने पास 22 है। अब अगर इसमें 18 ऐड करोगे तो अपने पास इसका आ जाएगा, तो कितना आएगा 18 ऐड करने पे 18 18 32, बताओ जल्दी। 29, ये हो जाएगा अपने पास 56 और ये हो जाएगा अपने पास 89। तो ये अपने पास इनके एटॉमिक नंबर हो गए। इसमें अगर अपन देखें तो ये अपने पास हो जाएगा कितना 40, और ये अपने पास हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा अपने पास 104। तो देखो अपने पास जो लेंथेनाइट सीरीज बीच में आई वो तो यहाँ पे आई कि 58 से लेके 71 तक, और जो अपने पास एक्टिनाइट सीरीज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 90 से 103। क्योंकि अपन बोल रहे थे कि जो अपने पास 4D सीरीज वाले एलिमेंट्स है, मतलब जो इससे आगे के रहेंगे, और जो 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स है जो कि ग्रुप 4 के आगे रहेंगे, तो इन एलिमेंट्स के आगे अपने पास क्या आ रहा है कि एटॉमिक नंबर 72 के आगे भी लेंथेनाइट सीरीज है और 104 के आगे भी क्या एक्टिनाइट सीरीज है। लेकिन जब अपन बात करें किसके, लेंथेनम और एक्टिनम, तो इनके तो बाद में आ रहा ना। अब तो जब लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा 57, उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेंथेनम में नहीं जा रहा है एफ में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 57 वाला जो है वो पहला एफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरीके से जो अपने पास ये है 6D सीरीज, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, और ये 6D सीरीज है।
तो 5D सीरीज में जो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद अपने पास लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। मतलब लेंथेनम में एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेंथेनम के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनमें एफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सेम चीज अपन बोलेंगे 6D सीरीज के लिए जो एक्टिनाइड है। तो एक्टिनाइड के बाद अपने पास क्या हो रहा है कि एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो एक्टिनम है उसके बाद अपने पास एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट हो रहा है 90 से लेके 103। तो इनमें अपने पास क्या हो रहा है 5f इलेक्ट्रॉन्स है इनमें, और इनसे आगे जो आएंगे इसी तरीके से 57 से आगे जो आएंगे उनके पास क्या है 4f इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि ये जो अपने पास ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं इनमें 4f और 5f इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इनमें अपने पास मतलब जो जेड इफेक्टिव में अपने पास डिक्रीज हो रहा था वो नहीं होगा। अगर डिक्रीज नहीं होगा तो जो रेगुलर पैटर्न था उसी को क्या करेगा ये फॉलो करेगा। मतलब ग्रुप 3 में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आती है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के कंप्लीट होने के बाद दैट इज एटॉमिक नंबर 71 और एटॉमिक नंबर 103, इनके बाद जो भी एलिमेंट आएंगे 72 से आगे के 5D सीरीज में, 104 के आगे के 6D सीरीज में, उन सब में अपने पास क्या रहेगा 4f14 या फिर 5f15 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जिनकी वीक फील्डिंग की वजह से अपने पास क्या होगा रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो अपने पास क्या होगा 4D सीरीज की रेडियस 5D सीरीज के बराबर हो जाएगी, मतलब दोनों की बराबर हो जाएगी, और 5D और 6D की भी आपस में बराबर हो जाएगी। क्लियर है क्या ये? तो ये हो गया अपने पास कि डी ब्लॉक में अगर अपन डाउन द ग्रुप बात करें तो ये वाला ऑर्डर अपने पास चलेगा कि 3D से 4D जाएंगे तो बढ़ेगा, 4D से 5D जाएंगे वहां पे भी बराबर रहेगा, और 5D से 6D जाएंगे तो वहां पे बराबर रहेगा, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 में अपने पास डाउन द ग्रुप जाने पे रेगुलरली मतलब सारे बाकी सारे ग्रुप पे एप्लीकेबल है। हाँ बाकी सारे ग्रुप में एप्लीकेबल है, ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक के लिए। बढ़िया। तो ये था अपने पास कि डी ब्लॉक में अगर अपन बात करें तो डी ब्लॉक में अपने पास ग्रुप नंबर 3 के अलावा ग्रुप नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सब में ये वाला ऑर्डर चलेगा। ग्रुप 3 में क्यों नहीं चलेगा उसकी भी अपन ने बात कर ली। इसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज आता है, उसके बाद एफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इस वजह से। तो ये था अपने पास। अब इसमें एक और लास्ट पॉइंट है, लेकिन उससे क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन टाइप से चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि जैसे अपन ने बात किया था कि अगर अपन एक पीरियड की बात करते हैं तो अपन पीरियड में अगर अपन ग्रुप 1 से ग्रुप नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे किसी भी पीरियड में, तो अपने पास ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 2 का, इस तरीके से जहाँ जहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आते जाएंगे एक पर्टिकुलर पीरियड में। उसकी अपन बात कर चुके हैं कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, दूसरे में 8 है एस और पी के, तीसरे में भी 8 है एस और पी, चौथे और पांचवे में अपने पास एस पी डी तीनों के हैं 18 18, और जो अपने पास लास्ट बचती 6 और 7 उनमें चारों के रहेंगे, एस के भी रहेंगे, पी के भी रहेंगे, डी के भी रहेंगे और एफ के भी रहेंगे। तो टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। तो जब अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोगों ने बात किया था कि अपने पास जो ये इनर्ट गैस यहाँ पे आएगी, इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस में अपन ने बोला था कि कौन सा रेडियस होता है वंडरवाल रेडियस। यहाँ पे अपने पास होता है क्या वंडरवाल रेडियस। तो जो इनर्ट गैसेस है इनमें अपने पास क्या होता है वंडरवाल रेडियस होता है। एक और चीज अपन ने देखा था कि जो वंडरवाल रेडियस होती है, वंडरवाल रेडियस को अगर अपन देखें कि सिमिलर शेप के अगर एटम्स है, एक कोवेलेंट रेडियस के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, एक अपने पास मेटेलिक रेडियस के थ्रू, एक अपने पास वंडरवाल रेडियस के थ्रू। तो अपन ने देखा था कि वंडरवाल रेडियस का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। तो ग्रुप नंबर 1 2 या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वहां पे मेटेलिक रेडियस रहेगी। फिर अगर पी ब्लॉक में आ जाओगे तो वहां पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आएंगे तो उनमें अपने पास कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। और वापस ग्रुप नंबर 18 पे आओगे तो वहां पे वंडरवाल रेडियस हो जाएगी। तो वंडरवाल रेडियस को अगर देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है मेटेलिक और कोवेलेंट के कंपेरिजन में रिलेटिवली ज्यादा होता है। और इनर्ट गैसेस जो है उनमें अपने पास क्या है वंडरवाल रेडियस है। तो जब अपन एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अपन क्या बोल रहे हैं कि रेडियस क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ठीक है कि अपन ने बोला था कि जब पीरियड में अपन क्या होता है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अपन बोले कि रेडियस कम होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है।
तो रेडियस अगर कम हो रही है तो इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि हर पीरियड में जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है, किसी भी पीरियड की बात कर लो, उसका रेडियस क्या आनी चाहिए, सबसे कम आनी चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी अगेन क्या है कि अपने पास कुछ कुछ पीरियड में ऐसा हो जा रहा है कि जो ग्रुप नंबर 18 है वो मिनिमम रेडियस नहीं रख रहा है, मतलब या तो उस ग्रुप 17 वाले से ज्यादा हो जाता होगा या ग्रुप 16 वाले से ज्यादा हो जाता होगा। तो ये लेकिन हर पीरियड में अलग अलग तरीके का वेरिएशन आ रहा, तो उसको अपन याद नहीं रखते उतना, और उतना अपने से पूछा भी नहीं जाएगा। तो कहीं कहीं किस किस पीरियड में अपने पास ऐसा हो रहा है कि ग्रुप नंबर 18 जो है वो मिनिमम नहीं रख के या तो ग्रुप 17 वाले से ज्यादा रहेगा, ग्रुप 16 वाले से कहीं कहीं पे ज्यादा आ जाएगी, हर जगह नहीं आता है। और ऑर्डर अपने को याद भी नहीं रखना है। तो लेकिन फिर भी पॉइंट बना के अपन लिख लेते हैं कि ऐसा कुछ भी है कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल ऑर्डर ऑफ रेडियस of zero group elements, zero group, that is inert gas, due to presence of van der Waal radius. तो वंडरवाल रेडियस की प्रेजेंस की वजह से अपने पास जनरल ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 18 ग्रुप सबसे कम आना चाहिए था पीरियड में, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये अपने पास एक रीजन हो गया। तो ये इतना ही था अपने पास एटॉमिक रेडियस में। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थे एक्सेप्शनल में, तो याद रखना है एटॉमिक रेडियस में काफी ज्यादा एक्सेप्शन आते हैं। जो अभी अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें इतना एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में है एक दो, मतलब एक दो आएंगे, इतने नहीं आएंगे जितने इसमें आए। कि देखो अपने पास एक तो अपने देखा था स्टार्टिंग में, इससे बिहार पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा वापस, कि मैंने बोला था कि अपने पास क्या होता है, अपन थेरेटिकली डिफाइन कर रहे थे कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, तो ये तो तुमको ऐसे ध्यान रह जाएगा, रेडियस मतलब इतना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह था कि अपन थेरेटिकली उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, उसको बॉन्डिंग स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। मैंने वो लिखा है कि मेजर्ड इन बॉन्डिंग स्टेट ऑफ एलिमेंट, दैट इज एलिमेंटल फॉर्म, कि जिस भी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन H2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, फॉस्फोरस B4 हो गया, सल्फर S8 हो गया, मतलब जब उसने बॉन्ड बना रखा होगा तब अपन मेजर करेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही वैसे कर रहा है। और बॉन्डिंग स्टेट में अपन ने क्या बोला था कि हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, तो जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस रहेगी एक पर्टिकुलर बॉन्ड में दो एटम्स के बीच, उसको मेजर कर लो और उसका आधा कर दो, तो अपने पास उसको क्या बोलते रहे अपन, एटॉमिक रेडियस। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के तुमको समराइज कर लेना मतलब चैप्टर को। फिर अपने देखा कि अपने पास 4 टाइप की होती है, सॉरी 3 टाइप ऐसे अपने पास एटॉमिक रेडियस के थे। एक तो अपने पास आयोनिक रेडियस है, तो कोवेलेंट रेडियस की अपन ने बात की, मेटेलिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस मतलब वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, मेटेलिक रेडियस मतलब मेटेलिक बॉन्ड रहेगा, नाम से पता चल रहा है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। वान डेर वाल रेडियस मतलब वहाँ पे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो कि इनर्ट गैस में मिलता है, और उसके बारे में डिटेल में अपन बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे। तो जब तुम पूरा चैप्टर पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ चुके होंगे तब तो और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो कोवेलेंट रेडियस जनरली नॉन मेटल्स में मिलती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल्स बनाती है। मेटेलिक रेडियस मेटेलिक बॉन्ड में मिलते हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स बनाएंगी। और इनर्ट गैस में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये तुमको फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखना है, बाकी डिटेल में बॉन्ड में पढ़ेंगे, उसमें बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो ये अपने पास इतना सारा चीज होगी, तो इतने ऐसे पॉइंट लिख के तुमको देख सकते हो सारी चीजें कवर हो जा रही लगभग। नेक्स्ट अपने पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो दो ही फैक्टर थे इसमें मेनली, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और सेल नंबर कौन सा, उसमें वैलेंस सेल का क्या नंबर है, पहला सेल है तो छोटा होगा, दूसरा सेल है तो बड़ा होगा, तीसरा सेल है तो और बड़ा होगा। तो सेल नंबर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो जितना ज्यादा सेल नंबर है उतना ज्यादा उसका साइज रहेगा, उतना ज्यादा रेडियस रहेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, उल्टा लिख दिया हाँ सर, इनवर्स होगा। ये अपने पास आ जाएगा 1/r, कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव मतलब कितना ज्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा रेडियस उतनी कम रहेगी। तो इसको एक बार अपने खुद से लिख लेना। तो इसके लिए तुम क्या करना, एक पतला रजिस्टर बनाना, छोटा वाला कॉपी, उसमें हर टॉपिक वाइज जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। फिर अपने जनरल ट्रेंड लिखा, तो इसमें तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ध्यान रखना है कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है,
डिक्रीज होता है, और ग्रुप में अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, बस। क्योंकि रीजन वगैरह कुछ नहीं पूछता, जनरल ट्रेंड कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, लेकिन एक बार पता है जेई वालों ने क्या किया था, मतलब मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि अपन जनरली बात करते हैं क्या लेफ्ट टू राइट, उसने उल्टा पूछ दिया राइट टू लेफ्ट, कि अगर पीरियड में अपन राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस वाला ही क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट अगर अपन बात करेंगे तो सर इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज हाँ, हो जाएगी सर। लेकिन देखो दिक्कत क्या होती है, अपन हर बार लेफ्ट टू राइट बोलते हैं तो बच्चों के मन में वही फिट हो जाता है, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ना भी ढंग से बहुत जरूरी होता है। सर हाँ, लार्जेस्ट एटम फैंसियम का होगा ना? लार्जेस्ट एटम फ्रेंसियम होना चाहिए, एकदम सही सोचा है तुमने, लेकिन फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब होता है वो अनस्टेबल एटम है, स्टेबल नहीं है वो, तो इसलिए अपन जनरली बोलते हैं कि सीजियम का रेडियस सबसे ज्यादा है। ओके सर, ओके। और सर स्मॉलेस्ट हीलियम होगा। स्मॉलेस्ट हीलियम नहीं होता, हाइड्रोजन होगा। फिर वापस हाइड्रोजन हीलियम में वही रीजन हो जाएगा कि हीलियम के पास क्या है, वंडरवाल रेडियस है। अच्छा, ये चीज अपन ने लिखा, इसमें लिखा है बस है, हाँ इसमें लिखा हुआ, अभी डिस्कस कर देंगे इसको। हाँ, फिर अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है पीरियोडिक में, एक्सेप्शंस। तो क्वेश्चन अपने पास इसी पार्ट से आते हैं। तो सबसे पहले अपने देखा था कि पहला एक्सेप्शन अपने पास आ रहा है किसमें, बोरॉन फैमिली के लिए। तो बोरॉन फैमिली में अपने पास ये डाउन द ग्रुप्स आ रहे हैं, तो वैसे तो क्या होना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में बराबर हो जा रहा है, लगभग बराबर है। और इसका रीजन क्या था, डी कॉन्ट्रैक्शन। डी कॉन्ट्रैक्शन मतलब अपने पास कि अगर गैलियम में बात करें तो वहां पे अपने पास D10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जो कि एल्यूमिनियम में नहीं है। तो गैलियम में नया चीज क्या है, D10 इलेक्ट्रॉन्स है, जिनकी वीक शिल्डिंग है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, रेडियस कम हो रहा है, कम होके इतना कम हुआ कि एल्यूमिनियम के बराबर आ गया। तो ये पहला एक्सेप्शन था, लेकिन ऐसा एक्सेप्शन अपने को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हेलोजन, नियोन इन सब में नहीं मिलेगा। सेम चीज वहां पे भी हुई होगी, तो रेडियस डिक्रीज तो वहां पे भी हुआ होगा, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि वो किसके बराबर हो जाए, उसके ऊपर वाले एलिमेंट के बराबर हो जाए। तो सिर्फ इसमें आ रहा है इस तरीके से। तो इतनी सी चीज ध्यान रखनी तुमको। देखो ये ऑर्डर हो गया, मोस्ट ऑफ द चांस है कि 80% चांस है कि तुमसे सिर्फ यही पूछा जाएगा ऑर्डर, मतलब अगर उसको पूछना होगा तो हमेशा ऐसे ही पूछता है। रीजन नहीं पूछता है उतना, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि रीजन भी पूछा जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। तो इस तरीके से आपने दोनों चीज लिख ली। फिर अपन ने डी ब्लॉक में बात किया सेकंड एक्सेप्शन की रेडियस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो 3D सीरीज मतलब अपने पास डी ब्लॉक के फोर्थ पीरियड के एलिमेंट। तो वैसे तो डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अपन देखा डिक्रीज कर रहा था, क्रोमियम से कॉपर कांस्टेंट था, कॉपर से जिंक बढ़ रहा था। तो एक तरीके से पहले कम हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, और उसके बाद वापस क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर वापस इंक्रीज कर जाता है। और सेम चीज अपने पास 4D और 5D सीरीज में भी होगा। तो 4D सीरीज मतलब अपने पास मतलब 4D 5D 6D तीनों में होता है आगे आने वाली में। तो 4D सीरीज में वही होगा अपने पास कि पहले डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज होगा। 5D में वैसे ही होगा। इसका रीजन अपन ने देखा था कि अपने पास जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है साथ साथ। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस बढ़ रहा है। और साथ में अपने पास क्या हो रहा है कि जो नया इलेक्ट्रॉन जा रहा था, मैंने समझाया था कि नया इलेक्ट्रॉन अपने पास डी में जाता है, और डी जो होता है अपने पास n-1 डी होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने पास n-1 डी 1 से 10 ns, या तो एक रहेगा या दो रहेगा। हाँ बोलो। सर ये नया इलेक्ट्रॉन वाला नहीं समझ में अरे देखो ये बताया था, देखो अपने पास क्या था, नया इलेक्ट्रॉन मतलब ये है कि अपन ने क्या बोला था कि n-1 डी 1 to 10 और ns 2 रहेगा मोस्ट ऑफ द में, किसी किसी में 1 रहेगा जहाँ पे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। एक बार बता देता हूँ कि जैसे अपने पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और एमएन है, इतना ले लेते हैं। तो इसका अपने पास 21 था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आता है 3d1 4s2। यहाँ अपने पास आ रहा है 3d2 4s2, 3d3 4s2, इस तरीके से अपने पास आया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो वैलेंट सेल तो अपने पास कौन सा है, फोर्थ सेल।
वैलेंस सेल मतलब जो n की सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी उसी वही अपने पास क्या है, वैलेंस सेल है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे किसी भी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वही उसका क्या है, वैलेंस सेल है। क्योंकि n का जो वैल्यू है वही अपने पास उसका क्या है, पीरियड है। तो वैलेंस सेल अपने पास हो गया कौन सा, फोर्थ सेल। तो अपने को रेडियस मेजर करना है, इसका मतलब क्या है कि अपने को क्या निकालना है एक तरीके से, कि एटम के न्यूक्लियस से फोर्थ सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जब अपन लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं, क्योंकि वही वेरिएशन अपने को चेक करना है, तो स्कैंडियम से टाइटेनियम गए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, अपने को पता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो इसका एटॉमिक नंबर 22 है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब 21 से 10 जाने पर 3d1 से 3d2 हो गया, क्योंकि 4s में तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। तो ये नया इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो डी में आ रहा है ना, ये तो दिख ही रहा होगा। तो ये डी में आ रहा है, मतलब ये n-1 सेल में आ रहा है, कि वैलेंस सेल कौन सा है, फोर्थ सेल। और जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो किस में आया, थर्ड सेल में, दैट इज 3d में। थर्ड सेल के भी 3d सब सेल में। और अब इसको तुमको कंपेयर करके समझना पड़ेगा, ये तो अपने पास डी ब्लॉक की बात होगी। देखो यही चीज अगर अपन पी ब्लॉक के लिए देखें, कि जैसे अपने पास क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट को अपन कंपेयर करें साथ में, तो पी ब्लॉक में अपने पास क्या आता है, पहला एलिमेंट बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, इस तरीके से मान लो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास NH2 NP1, मतलब 2s2 2p1। तो 1s में तो दो रहेंगे, यहाँ पे 1s में दो है, 2s2 2p2। या जनरल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही बात कर लो, मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा कि NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3। तो यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट के लिए देखोगे बोरोन फैमिली में, इसी तरीके से कार्बन में, इसी तरीके से नाइट्रोजन में, तो जो नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल में तो आ रहा है कि NS2 से NS1 से NP2 हो गया, NP2 से NP3 हो गया, मतलब nth वाले सेल में क्या आ रहा है, नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो और अभी जो अपने पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है, थर्ड सेल में आ रहा है। डी ब्लॉक की जब अपन बात करें 3D सीरीज में, मतलब इनर सेल में आ रहा है, थर्ड सेल का मतलब वैलेंस सेल कौन सा है, क्योंकि फोर्थ। तो ये अपने पास मान लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये मान लो कि तो फोर्थ सेल हो गया अगर वैलेंस है तो इस वाले केस में तो। और जो इनर सेल है अपने पास थर्ड सेल, ये हो गया। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो यहाँ पे आता जा रहा है, इसमें ऐड होते जा रहे हैं नए इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरीके से जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे एज कम्पेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं इनकी वजह से रिपल्सन बढ़ता जा रहा है। अपन ये बोला था कि एक तो क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और साथ में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स आते जा रहे हैं उनकी वजह से अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो अपने पास डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से अपने पास ये आएगा ऑर्डर। तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये था। अभी क्लियर हुआ क्या? सर हाँ सर सर एक चीज नहीं पता सर, जा कैसे रहा है, मतलब कंबाइन करना है क्या हम लोग, कंबाइन करना है क्या हम लोग एलिमेंट्स को? जाके सर मतलब इसके इंडिया में वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, पर दो अलग अलग चीजें उनको कंपेयर कर रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं अपन। यस सर। मतलब एक जगह तुमने स्कैंडियम देखा, एक जगह तुमने टाइटेनियम देखा, उनका स्टडी कर रहे हैं अपन। अरे मतलब ये ऐसे होगा कि दो अलग अलग इंसान है, तो एक के पास 21 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 22 इलेक्ट्रॉन है, तो कंपेयर कर रहे हैं ना कि मतलब जो इसमें 21 है तो जो 21 इलेक्ट्रॉन हो तो हो गए, जो 22वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, जिसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए सर, समझ गए हाँ समझ गए ऐसा सर, कुछ है। समझ गए। तो ये था अपने पास कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, रिपल्सन भी बढ़ रहा है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि सो फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोथ इंक्रीजेस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ अपने पास रेडियस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। फिर वापस वही बात है कि रिजल्ट के हिसाब से अपन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू रिपल्सन। यहाँ पे दोनों लगभग सेम रहा होगा, इसलिए रेडियस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और इधर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिपल्सन ज्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू अट्रैक्शन। तो ये था अपने पास डी ब्लॉक में जो अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग अ पर्टिकुलर सीरीज। अब वही बात अपन है कि डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जो अपन आज पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे वही लिखा मैंने जो लास्ट में अपने ऑर्डर लिखा था कि 3D से 4D जाएंगे तो बढ़ेगा, 4D से 5D सेम रहेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो कि क्या होता है 4f इलेक्ट्रॉन्स की वीक शिल्डिंग। लेकिन ये ग्रुप 4 के बाद एप्लीकेबल होता है, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज ग्रुप 4 के पहले आ रहा है, ग्रुप नंबर 3 के बाद आ रहा है। तो ग्रुप नंबर 3 में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ग्रुप नंबर 3 में क्या होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो ये जो है ऑर्डर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे अलग है डी ब्लॉक में। बाकी जब 5D से 6D जाएंगे तो सेम तरीके का वेरिएशन आएगा, किसकी वजह से, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मतलब 5f इलेक्ट्रॉन्स की वीक शिल्डिंग। तो वही अपन लिया ग्रुप 4 का एग्जांपल कि 3D से 4D बढ़ा, 4D से 5D सेम, 5D से 6D भी सेम। वो लास्ट में जो पॉइंट मैंने बताया था कि जो अपने पास यूनिट गैसेस होती है उनमें वंडरवाल रेडियस होती है, इस वजह से थोड़ा सा उनके लिए ऑर्डर चेंज हो जाता है। और सबसे छोटा एलिमेंट अपने पास हाइड्रोजन होता है। जो किसी ने पूछा था कि हीलियम होना चाहिए, सॉरी हीलियम होना चाहिए था, क्योंकि वापस वही कि अगर जनरल अपन वे में सोचेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज कर रहा है, तो उस हिसाब से तो हाइड्रोजन ज्यादा होना चाहिए था, हीलियम कम होना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर जो अभी जस्ट एक पॉइंट लिखा है, ये इसका रीजन है कि हीलियम अपने पास क्या है, वंडरवाल रेडियस है, तो उसका हाइड्रोजन से ज्यादा रहेगा, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन का सबसे कम रेडियस है पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल। और सबसे बड़ा एलिमेंट अगर सोचोगे तो फ्रेंसियम आना चाहिए था, लेकिन फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब होता है अनस्टेबल एलिमेंट है वो, मतलब अपने आप ब्रेक होता रहता है, टूटता रहता है दूसरे एलिमेंट्स में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब यही है कि जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव है वो ब्रेक होके दूसरे एलिमेंट्स बनाता रहता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। मतलब एक अनस्टेबल एटम दूसरे स्टेबल एटम्स में जाने की कोशिश कर रहा है बाय सम प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो अपन एटॉमिक में ही एक चैप्टर आएगा रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें पढ़ेंगे। तो उनको अपन स्टडी नहीं करते हैं फिर, क्योंकि वो अपने आप में रह ही नहीं पा रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंसियम को नहीं बोल के फिर अपन बोल देंगे किसको, सीजियम को। सीजियम अपने पास क्या है, सबसे बड़ा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो ये था अपने पास एटॉमिक रेडियस। लास्ट अपने पास इस वाले सेक्शन में है आयोनिक रेडियस, एकदम आसान है। यहाँ पे तो ये कर लोगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से हो जाता है। तो पहली बात तो अपन आयोनिक रेडियस को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, केटाइन के अंदर और एनाइन के अंदर। तो जो केटाइन के अंदर रेडियस रहेगी या केटाइन की रेडियस रहेगी उसको अपन बोलते हैं केटायोनिक रेडियस, और जो एनाइन के अंदर रेडियस रहेगी उसको अपन बोलते हैं एनायोनिक रेडियस। लेकिन पहले अपन जनरल बात करते हैं कि अपने पास कोई एटम है, मान लो कि ए, तो कोई भी एटम जो है वो पॉजिटिव आयन भी बना सकता है और नेगेटिव आयन भी बना सकता है। अब पॉजिटिव आयन बनाएगा तो एक तरीके से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपने पास क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही अपने पास चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर अपन हटा लेते हैं किसी एटम में से, क्योंकि एक एटम में जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो अपने पास क्या बना, केटाइन बना। 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +5 चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 जाएंगे तो +2 से, 3 जाएंगे तो +3 से, 1 जाएगा तो +1 से। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एटम में अगर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहे हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर खुद के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आया मतलब क्या बन गया, एनाइन बन गया। तो कोई भी एटम है केटाइन बना सकता है, एनाइन बन सकता है। इलेक्ट्रॉन उससे हटा लो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दो तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो आयन विथ पॉजिटिव चार्ज उसको अपन बोलते हैं केटाइन, आयन विथ नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं अपन एनाइन। ये तो नाम हो गए। अब जो केटाइन का रेडियस रहेगा, मतलब केटाइन में अगर तुम रेडियस मेजर करते हो तो उसको अपन बोलते हैं केटाइनिक रेडियस, की रेडियस ऑफ केटाइन। इसको अपन नाम देते हैं केटायोनिक
रेडियस। इसी तरीके से अपने पास एनाइन की जब बात करते हैं तो रेडियस ऑफ एनाइन, तो एनाइन की रेडियस को अपन बोलते हैं क्या, एनायोनिक रेडियस। एनायोनिक रेडियस, ठीक है। तो ये है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि, या मान लो कि अपने को कंपेयर करना है रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम और रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन, तो क्या ऑर्डर रहेगा। तो देखो सिंपली तुमको ऐसे सोचना है, जब भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आए किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, कि पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है एटम के ऊपर, तो एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज नेट में आ रहा है एलिमेंट के ऊपर, मतलब अगर एनाइन बन रहा है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसके ऊपर क्या बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन बढ़ाता है, पॉजिटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो वो होना भी चाहिए ऐसा, ये तो obvious सी बात है। तो अगर अपन बात करें कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा एक तरीके से उतना रिपल्सन बढ़ा, जितना रिपल्सन बढ़ा उतना ज्यादा रेडियस होनी चाहिए। इसी तरीके से जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो अपने पास क्या होगा, रेडियस कम होगा। तो ऑर्डर ये होना चाहिए कि नेगेटिव आयन का रेडियस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, न्यूट्रल का उससे कम, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सबसे कम होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो अपने पास रेडियस रहेगी, साइज की रेडियस, अगर आयोनिक रेडियस के लिए अपन बात करें कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना रिपल्सन आया, जितना रिपल्सन आया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरियां उतनी बढ़ेगी। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अपने पास क्या जाएगा, अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी कम रेडियस। तो आयोनिक स्पीसीज के लिए तुम ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे दो ही टाइप्स के आएंगे, जो सबने जेड इफेक्टिव में बात किया था कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आयंस या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि रैंडमली अपन फिर वही बात होगी, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ये है अपने पास। अब अगर अपन देखें, पहला अगर अपन ले ले, जैसे अपने पास मान लो कि कुछ एग्जांपल्स हैं कि, एक मिनट, Mn+2, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो भी तो अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो भी तो अट्रैक्ट मतलब करेगा। अरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो रिपल्सन बढ़ाएगा ना, न्यूक्लियस के साथ तो भले अट्रैक्शन में आएगा वो। ये सब समझ। हाँ, जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अपने को डिस्टेंस कंपेयर करनी है ना, उसको तो दूर कर दिया एक तरीके से उसने। हाँ यस। तो Mn है, Mn+1 भी एग्जिस्ट करता है वैसे तो चाहो तो भी लिख लो, चलो लिख ही लो कि Mn है, तो ये होगा अपने पास Mn+ और Mn। कंपेयर करना है तुमको किसका रेडियस क्या ऑर्डर आएगा, फटाफट लिखते जाओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन 2 माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन। थर्ड जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन आते हैं इसमें, चलो उसको लास्ट में करा देंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर लेते हैं, ये दो एग्जांपल से नॉर्मल हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है कि जैसे अपने पास मान लो कि नाइट्रोजन -3 है, ऑक्सीजन -2 है और F- है।
तो जो आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो नाम से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा एक तरीके से प्रोटॉन्स का ही आएगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नाइट्रोजन के अपने पास वैसे कितने होते हैं 7, और -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए गए तो अपने पास हो गए 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, -2 मतलब 2 ऐड किए गए तो उसके पास भी हो गए कितने 10। वैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो 10 तो होना ही चाहिए। फ्लोरीन के पास वैसे 9 होते हैं, एक ऐड कर दिया तो उसके पास हो गए 10। प्रोटॉन्स की अगर अपन बात करें एटॉमिक नंबर 7 तो उसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 9। तो देख सकते हो कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। सॉरी, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज अपने पास कम होता जा रहा है, -3 से -2, -2 से -1 इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो उसका रीजन ये हो जाएगा कि प्रोटॉन्स के नंबर क्या होते जा रहे हैं, एक तरीके से जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में कम होता जा रहा है। तो अट्रैक्शन कम हुआ तो एक तरीके से रिपल्सन बढ़ गया रिलेटिवली अगर उनमें कंपेयर करें तो सिंपली तुमको वैसे ध्यान रखना चार्ज स्पीसीज के लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट अपन हर जगह लगाएंगे। जैसे जेड इफेक्टिव में भी अपन ने लगाया तो वहां पर भी अपन ने फाइनल रिजल्ट यही निकाला कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, मतलब उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, मतलब जो नेट फोर्स रहेगा वो भी उतना ज्यादा रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतना रिपल्सन, मतलब जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा रहेगा, सॉरी उतना कम रहेगा। रिपल्सन आ गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अट्रैक्शन वाला। रेडियस में अपन यही बोलेंगे, इसी चीज को अपन आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला। तो जितना पॉजिटिव चार्ज, रेडियस में भी वही चीज बोल रहे हैं कि उतना अट्रैक्शन उतना कम रेडियस, जितना नेगेटिव चार्ज उतना रिपल्सन उतना कम अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी उतना ज्यादा रेडियस आ जाएगा, रिपल्सन के साथ रेडियस बढ़ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अपन देख रहे हैं, तो जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है एक तरीके से उतना कम उसके पास प्रोटॉन है, तो मतलब अट्रैक्शन उसमें उतना कम है, तो उल्टा बोल सकते हैं कि रिपल्सन उतना ज्यादा है, तो रेडियस क्या रहेगी उसकी उतनी ज्यादा रहेगी। तो तुमको ध्यान कुछ नहीं रखना, बस वो जो 2 पॉइंट, ये दो रिलेशन है ये ध्यान रखना है आयोनिक स्पीसीज के केस में। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ज्यादा अपने पास रेडियस रहेगा, क्योंकि उतना ज्यादा रिपल्सन रहेगा रिलेटिवली अगर उन सब में कंपेयर करोगे तो ये हो गया अपने पास। ऐसा ही एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं केटाइन्स में कि एल्यूमिनियम 3+, Mg+2 और Na+। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन है उतना कम रेडियस है। और इनके केस में भी ऐसा आ जाएगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना कम अपने पास रेडियस रहेगा, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अपने पास रेडियस रहेगा। तो तुमको तो इसी बेसिस पे सोचना है, कुछ भी एग्जांपल आए। तो ये था अपने पास। हाँ बोलो। सर बस चार्ज की बेसिस पे सर, मतलब कंपेयर करेंगे। हाँ, रिजल्ट अपना वैसे आ जाएगा चार्ज के बेसिस पे। मतलब जब आयोनिक स्पीसीज आएगी तभी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, आयोनिक रेडियस की जब बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम्स आ जाएंगे तो उनके लिए तो बात कर ही चुके अपन पहले। तो ये था अपने पास रेडियस के बारे में। तो दोनों रेडियस हो गए इसमें, आयोनिक और एटॉमिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में कुछ नहीं होता। अब आयोनिक रेडियस है ना, क्वेश्चन पे ज्यादा पूछता है रिलेटिवली, ये भी चीज तुम देखोगे आगे। है आसान चीज लेकिन क्वेश्चन एक चीज ज्यादा आते हैं, तो एक अच्छा एडवांटेज है कि दो चीजें ध्यान रखनी है और क्वेश्चन भी तुम्हारे इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास जो है रेडियस से रिलेटेड इतना ही डिस्कशन था। नेक्स्ट जो आएगा अपने पास वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना अपने पास। अच्छा, जो शॉर्ट नोट्स है उसमें अगर तुमको आयोनिक रेडियस वाले पॉइंट लिखने तो सिर्फ ये 2 पॉइंट लिख लो और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना उसी में आगे कि आयोनिक रेडियस कैसे कंपेयर करनी है, ये 2 पॉइंट अपने लिए मैटर कर रहे हैं बस। और चाहो तो एक एक एग्जांपल लिख लेना। मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट तो यही है किसी को लिख लो, क्योंकि यहाँ पे अपने नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और एनाइन तीनों को कंपेयर कर दिया, और नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा है पता चल ही रहा है। तो 3 पॉइंट में तुम्हारे पास उसके भी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने पास ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अपन
आई ई, कैपिटल आई कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली बात तो अगर डेफिनेशन की बात करें उसी से क्लियर हो जाएगा तुम्हारे पास कि होता क्या है। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ पहले तो, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from वैलेंस सेल मतलब जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है या जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी तुमको देना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी अपने को देना पड़ेगा ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो एटम होना चाहिए वो गैसियस फेज में होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा तो उसके लिए अलग एनर्जी चाहिए होगी, लिक्विड वाले के लिए अलग चाहिए होगी। तो इससे सब लोग अलग अलग मेजर करोगे तो सबका आयोनाइजेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अलग अलग हो जाएगी। तो वो तो खैर उसलिए हो गया। आइसोलेटेड मतलब उसके पास उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और चीज के साथ वो अट्रैक्शन में रहा या रिपल्सन में रहा तो उसके करस्पॉन्डिंग भी तुमको कुछ एनर्जी देनी पड़ सकती है। तो अपन एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसलिए उसको आइसोलेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, किसी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होना चाहिए। ये तो ये बात होगी। मैं एक चीज ये पूछ रहा था तुमसे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने को एनर्जी देना ही पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले तो शब्द ये लिखा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एनर्जी रिलीज हो इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ? कोई बताना, किसी को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी देना ही पड़ रहा है? सर जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना है। हाँ एकदम सही आंसर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को क्या करना है, ब्रेक करना है। कि न्यूक्लियस है और ये अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच अपने को बताया कि क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराना पड़ेगा। अगर दो चीजों के बीच अट्रैक्शन है, उनके बीच प्यार है, उनको जुदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना भाई। सेम कहानी है कि यहाँ पे अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से प्लस ZE। न्यूक्लियस का चार्ज निकालना मैंने सिखाया था, एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज E पॉजिटिव में। हाँ, और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो इस डेफिनेशन से भी अपने पास क्या होता है, एक सवाल बन जाता है और ये बहुत जगह पूछा गया है। मतलब जेई के में और नीट के एग्जाम में तो नहीं पूछा है, लेकिन बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स पहले होते थे। अलग अलग स्टेट जो होता था अपना स्टेट वाले कॉलेज के लिए अलग अलग एग्जाम करवाता था, तो उनमें एक क्वेश्चन पूछे गए। तो वैसे ही क्वेश्चन मैं बना देता हूँ कि जैसे मान लो कि तुमको ऐसा दे दिया जाए कि मेरे पास ए सॉलिड था, इसमें से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो A+ बना और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ये, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर अपने पास मान लो कि A लिक्विड है, इसमें से अपन इलेक्ट्रॉन निकाला तो मान लो कि A+ बना, मान लो कि हमें A+ बनेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से अपने पास क्या है, A गैस, यहाँ से अपने को एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये अपने पास ये हो गया। तो तीन ऑप्शन ऐसे देता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, और डी में लिख देगा तुमको ऑल ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए, ABC या D होना चाहिए? सर, C होना चाहिए, क्योंकि गैसियस फेज में होना जरूरी है। यस सर। बिल्कुल सही है, C होना चाहिए। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा उसकी भी अपन बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि अपन ने सॉलिड फेज में ले लिया तो अपन डिफाइन कर रहे हैं गैसियस फेज में। तो सॉलिड में अगर अपन ले लिया तो एक तरीके से मैं देखूं कि मान लो कि मैंने पहले इसको क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट किया। तो सॉलिड से अगर गैस में लेके जाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड फेज में एनर्जी Yes, कम sir. होती है और गैसेस फेज में Yes, एनर्जी sir. ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अपने कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको अपन लिख देते हैं मान लो कि X। अब ये जो गैसियस फेज में आ गया तो इससे अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाला,
तो अपने पास बन गया A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा Y, जिसी को अपन क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन वाइज, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपने पास एक्चुअल में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो तो Y है, डेफिनेशन जो अपन डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अपन जब सॉलिड वाली बात कर रहे हैं ए ऑप्शन में, तो उसमें अपन उस एनर्जी को भी कंसीडर कर रहे हैं जो अपन सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए देंगे। तो अब अगर कोई सॉलिड ले लेता है, कोई लिक्विड ले लेता है, कोई गैस ले लेता है, तो उसके हिसाब से तो फिर डेटा अलग अलग आएगा सबका। तो क्योंकि अगर इसका भी अपन एक साइकिल बनाया है कि ऐसे मान के चलो कि ऐसा अपन फिजिकल स्टेट क्यों फिक्स करते हैं, इसका रीजन भी बताना चाह रहा हूं मैं कि अपन ए सॉलिड से लिक्विड गए, इसमें मान लो कि एक्स अमाउंट में एनर्जी दिया, ए लिक्विड से ए गैस गए, इसमें अपन ने मान लो कि वाई अमाउंट में एनर्जी दिया, और ए गैस से अपन इलेक्ट्रॉन निकाला तो अपन ने मान लो कि जेड अमाउंट में एनर्जी दिया। सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तब भी एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड फेज में एनर्जी कम होती है, लिक्विड फेज में एनर्जी ज्यादा होती है पार्टिकल्स की। लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वहां पे भी एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड फेज में अगेन एनर्जी कम होता है, गैसेस फेज में ज्यादा होता है, तो एनर्जी बढ़ाएंगे तभी वो गैसेस फेज में जाएगा। और ये अपने बोला है कि एटम के बीच, एटम में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है, उसलिए अपने को एनर्जी देना पड़ेगा, तो जेड भी अपने को एनर्जी गिवन हो गया। अब अगर तीन लोग हैं अलग अलग, अगर वो क्या करता है, कोई गैसेस फेज में मेजर करता है तो उसको सिर्फ जेड अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई लिक्विड लेके इलेक्ट्रॉन निकालता है उससे तो y प्लस जेड ये एनर्जी देनी पड़ेगी, और कोई सॉलिड लेके इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसको x प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से तो क्या होगा, सबका आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग हो जाएगा एक ही एलिमेंट के लिए। तो इसलिए अपन एक स्टेट फिक्स कर देते हैं कि हमें अपने को गैसियस स्टेट में ही डिफाइन करना है। तो ये हो गया अपने पास, और इस क्वेश्चन का रीजन भी हो गया कि गैसेस फेज में अपन ने स्टैंडर्ड कर रखा है उसको, तो गैसेस फेज के हिसाब से ही अपने को बात करनी है। तो आंसर अपने पास हो जाएगा इसका सी। तो ये क्वेश्चन पहले स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स थे उनके लिए बहुत फेवरेट था, अभी भी कुछ कुछ स्टेट लेते हैं, जैसे जेई के लिए, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में महाराष्ट्र में एक एग्जाम होता है अलग से, यूपी का मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स अभी भी अलग एग्जाम कराते हैं। तो ये है। तो अगर अपन लिखें तो अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेसिकली, कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब अपने पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एम कोई गैस है, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको अपन ने एनर्जी दिया और एनर्जी देके अपन इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अपने पास पहली बात तो M प्लस बनेगा, वो भी गैसेस फेज में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा उस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई से उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया अपने पास। अब इसकी यूनिट्स के बारे में अगर बात करें कि क्या क्या यूनिट में इसको अपन मेजर करते हैं जनरली, तो वही जो एनर्जी का यूनिट रहेगा वही इसका यूनिट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कभी कभी इसको वही किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस कर सकता है, तो पर मोल आ गया, मतलब क्या हो गया कि एक मोल एटम में से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो टोटल कितना एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, तो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट्स यूज की जाती है। बस इसका सिग्निफिकेंस यही है कि पर एटम दिया है, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन, एक एटम है अपने पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पर मोल अपने को गिवन है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स है, सब में से अपने को एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, इस तरीके से। वो किलो कैलोरी अपने पास बहुत उतना कॉमन यूज नहीं करते अपन इसको, अपन जो पढ़ते 11th-12th में वहाँ पे किलो कैलोरी उतना यूज नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। तो ये दो यूनिट अपन बेसिकली ज्यादा यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल। तो इनका कन्वर्जन ही पता होना चाहिए, वैसे यहाँ तो न्यूमेरिकल नहीं बनते लेकिन फिजिकल में काम आ जाएगा ये, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू अपने पास होता है कितना, हाँ 96 किलो जूल पर मोल, ये है, ठीक है। तो इसकी अपन ने बात की। अच्छा, किसी ने आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात की थी, उसका भी डेफिनेशन तो लिखा देते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपन वही लिखेंगे जैसे मैंने बोला कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट, मतलब उस जो
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, उतना एनर्जी अगर अपने को सप्लाई करना है उसके लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल अपने को चाहिए होगा। तो ये वही लिखेंगे कि द मिनिमम potential that is required to remove, या that is applied required की बात, that is required to remove an electron applied to remove an electron from, वापस तो वही आ जाएगा, from isolated gaseous atom। मतलब वही बात होगी आयोनाइजेशन एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी देने के लिए जो चाहिए होगा। अब जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतना ज्यादा वोल्टेज का अपने को बैटरी लगाना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी या कंपेयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोनों जो अपन आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए रूल्स लिखेंगे वही तुमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए भी बात करनी है। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन था। तो कुछ भी बोलो, पोटेंशियल बोलो, एनर्जी बोलो, कंपैरिजन या ऑर्डर वगैरह सब उनके साथ सेम आएंगे। क्या जी? स्लाइड थोड़ा नीचे कर दी। अच्छा, सर हो गया सर इसका फॉर्मूला तो वो होगा ना, आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन चार्ज। हाँ, पोटेंशियल जैसे निकाला था वैसा ही रहेगा, लेकिन वैसा कैलकुलेशन अपने से करवाएगा नहीं, वो बता दूंगा मैं आगे। अभी डेफिनेशन ध्यान रखो खाली। चलो, पोटेंशियल हो गया। अब इसमें एक अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो ये क्या है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें देखो क्या बोलना चाह रहा है कि अपने पास एक एटम था, कोई भी ले लो, एम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसमें से अपन इलेक्ट्रॉन निकाला, ध्यान से समझना, ये चीज आगे काम आएगी और इस टाइप के कंपैरिजन अपन से करवाएगा। तो यहाँ से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अपने पास बन गया क्या, एम प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी जाएगा उसको अपन बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1। मतलब अपन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपन निकालना चाह रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूट्रल एटम से ही निकलेगा। तो न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एम प्लस आयन बना, और अपने पास उस प्रोसेस में जो भी एनर्जी एक्सचेंज हुआ उसको अपन ने बोल दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी 1, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन is removed from neutral atom। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलेगा, न्यूट्रल एटम से निकलेगा। अब मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब कहां से निकलेगा, एम प्लस से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक तरीके से टोटल, तो चार्ज क्या जाएगा, एम प्लस 2। प्लस 1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस 2 बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस 1 आयन से, एम प्लस 1 आयन से एम प्लस 2 बनाने में, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे निकला है, कैटायन से निकला है, पॉजिटिव रिचार्ज्ड आयन से निकला है। और इसी तरीके से अगर मान लो कि तुमको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ी, तो पहले दो निकल चुके हैं, इसलिए अपने पास नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा, एम प्लस 2 गैस। तो एम प्लस 2 गैस मतलब अपने पास आयन जब बनेगा तो एम प्लस 3 आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो। और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद एम प्लस 2 से जब एम प्लस 3 बना, मतलब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसमें जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो ये जो अपने पास है इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम कैटायन, जिसके ऊपर भी क्या है, +1 चार्ज। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहले दो में ही अगर अपन कंपेयर करें कि ये वाला अपने पास मान लो कि फर्स्ट प्रोसेस हो गया, ये अपने पास सेकंड हो गया,
और ये अपने पास थर्ड स्टेप हो गई, 3 स्टेप बोल देते अपन। तो पहले स्टेप और सेकंड स्टेप में अगर अपन कंपेयर करें तो तुम्हारे हिसाब से कहाँ पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में एकदम सही सोचे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो निकला वो न्यूट्रल एटम से निकला, मतलब वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज था एटम के अंदर वो बराबर था, तो न्यूट्रल एटम से निकला। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो अपन ने +1 वाले आयन से निकाला, तो +1 आयन मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा होगा +1 आयन में जहां से अपने को जिसको निकालना है, तो जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना है +1 वाला आयन है तो उसका अट्रैक्शन उस पर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब +1 वाले आयन के केस में अट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से अगर अपन बात करेंगे किसकी, +2 वाले की, तो वहां पे तो और ज्यादा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो +2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो है, मतलब 1 2 3 अगर इनमें कंपेयर करें तो अपन लिखें कि अपने पास ऑर्डर बताना है, मान लो किसी एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो क्या होगा, हमेशा यही ऑर्डर आएगा कि 3 क्या रहेगा सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 और 1 सबसे कम, और आगे भी डिफाइन करना है तो ये इस तरीके से आएगा। मतलब जो सक्सेसिव होता है आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस स्पीसीज से अपन निकाल रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल से निकल रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन +1 वाले आयन से निकल रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन +2 वाले से, चौथा इलेक्ट्रॉन +3 वाले से। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है एक एक 1 बाय 1, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है और ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अपन स्टार्टिंग में बोला है कि एनर्जी अपने को चाहिए क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन को ब्रेक कराने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए। तो ये है अपने पास, और ये हमेशा ट्रू है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है, किसी भी एलिमेंट की बात कर लो, हमेशा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कम चाहिए होगी, जब पहला निकल चुका होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उसके लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा जब निकालना होगा उसके लिए और ज्यादा देनी पड़ेगी, चौथा निकालना होगा तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ तक ठीक है? तो ये था अपने पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको अपन लिख लेते हैं इस चीज को कि क्या है अपने पास, नोट डाल के कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ cation, it is difficult to remove electron because of increased force of attraction on valence electron. So successive ionization energies are higher than previous one, मतलब जो पहले वाला था उससे ज्यादा रहेगा, मतलब जो 2 है 1 से ज्यादा रहेगा, 3 1 और 2 दोनों से ज्यादा रहेगा, 4 1 2 3 तीनों से ज्यादा रहेगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है ये अपने पास आ जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज an endothermic
प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हमेशा वहां पे एनर्जी देना पड़ेगा। दो टाइप से अपन डिफाइन करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि एनर्जी वहां पे रिलीज हो रहा है, किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और किसी भी प्रोसेस में अगर नेट में अपने को एनर्जी देना पड़ रहा है तो उसको अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा, क्योंकि एनर्जी अपने को देना पड़ेगा। उसका रीजन अपन देख चुके हैं अट्रैक्शन की वजह से। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये था अपने पास कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अपन किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि इसको अपन आगे फिर यूज करेंगे, कि अपने पास जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब तो पहले क्या समझना है कि फर्स्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन निकला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला अपन ने। आयनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकला है, और आयनाइजेशन एनर्जी मतलब थर्ड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन निकला है। तो उसके हिसाब से हो गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला उसमें जो एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकला उसमें एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकला उसमें एनर्जी। 1 बाय 1 अपन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। तो अब एक और चीज ध्यान रखनी कि जैसे मैं तुमको कभी बोलूं कि आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब तुमको समझ में आना चाहिए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, और कहाँ से निकला है, +2 वाले आयन से निकला है। तो 3 मतलब +2 वाला आयन, 2 मतलब +1 वाला आयन, और 1 मतलब 0 वाला आयन। मतलब चार्ज वाइज बात कर रहा हूँ मैं, 0 मतलब न्यूट्रल आयन, एटम। तो जैसे बोलूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी 7, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 7 मतलब +6 वाले आयन से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। अब आगे तुमको क्वेश्चन ऐसे देगा, देखो कि अपने पास मान लो कि दो एलिमेंट है ए और बी, और ए और बी के लिए बोलेगा कि तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी 3 कंपेयर करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 कंपेयर करने का मतलब यह है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा होगा तो उसमें कितना एनर्जी अपने को देना पड़ेगा। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला गया होगा कहाँ से, +2 वाले आयन से। तो तुमको जो कंपैरिजन करना है ना एक तरीके से, वो A+2 और B+2 के लिए कंपेयर करना है, क्योंकि अपन जो कंपैरिजन करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल एटम का और +2 वाले आयन का अलग अलग रहेगा। तो ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आयन होगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो याद करने के लिए मैंने बताया, जैसे अपने पास मान लो कि आयनाइजेशन एनर्जी 7 है तो +6 वाला आयन, एक कम देखना है बस। आयनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब +2 वाला आयन, आयनाइजेशन एनर्जी 5 मतलब +4 वाला आयन, और आयनाइजेशन एनर्जी 1। अच्छा, कभी कभी सिर्फ ऐसे आ जाता है कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी, तो कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात कर रहा है, या फिर बोल दे कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1, तब तो बात हो ही गई कि 1 को ही अपने से पूछा जा रहा है। लेकिन 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, तो तुमसे मेंशन करवाएगा कि 2 कंपेयर करना है या 3 कंपेयर करना है या 4 कंपेयर करना है। 4 तक जाता नहीं हो, 1 2 3 कंपेयर कराता है मेनली, तो उसके अपन बात करेंगे आगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो उसके पहले अपने को देखना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे अपन आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना वही रहेगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सर एक सेकंड पीछे कर दी, सर एक सेकंड पीछे कर दी। एक मिनट, यहाँ पे नहीं सर नेक्स्ट पेज, नहीं सर नेक्स्ट पेज। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट अपना डिस्कशन है फैक्टर कौन कौन से हैं, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो सबसे पहले तो वही आएगा साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछ लेता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल कंपेयर करो या आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। तो पहला फैक्टर है अपने पास क्या, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होना चाहिए जेड इफेक्टिव के हिसाब से, बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तरीके से क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को बता रहा है वो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला फैक्टर तो अपने पास ये आ गया। दूसरा फैक्टर अपने पास साइज आ जाएगा, साइज ऑफ एटम।
या आयन, आयन की बात कर रहे हैं तो आयन की बात होगी, एटम की बात कर रहे हैं तो एटम हो गया। तो साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ आयन, तो क्या होना चाहिए साइज के साथ कि इनवर्सली जैसे अपने पास इनवर्सली दो एटम है ए और बी, एक का साइज बड़ा है एक का साइज कम है, तो ये अपने पास है न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस। तो एक बार इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है यहाँ से, एक बार अपने को न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से। तो न्यूक्लियस के ये पास है और ये न्यूक्लियस से दूर है, तो दूर है मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन रिलेटिवली कम रहेगा, और अट्रैक्शन कम रहेगा तो एनर्जी भी अपने को कम देना पड़ेगा। तो यही हो गया अपने पास कि अगर रेडियस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से कम रहेगा, और अट्रैक्शन कम रहेगा तो अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम रहेगी। अच्छा देखो होता क्या है, एक तरीके से अपन जब फैक्टर कंपेयर करते हैं ना, जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव और आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को कंपेयर करना है, तो जेड इफेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या है कि जेड इफेक्टिव आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा बाकी जो फैक्टर है वो सब सेम है। मतलब अपन दो ऐसे आइटम्स में कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे उनका रेडियस क्या था, एक जैसा था, बस जेड इफेक्टिव का डिफरेंस था, मतलब एक का न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एक का न्यूक्लियस कम फोर्स लगा रहा है। तो अपन ने बोला कि जिसका ज्यादा फोर्स लगाएगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा। अब अपने सेकंड फैक्टर बात किया कि साइज, तो साइज अपन कंपेयर करें मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मान के चलो कि दोनों का न्यूक्लियस से जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन इफेक्टिवली आ रहा है वो एक जैसा है। देखो तो ये अपने पास है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की अपन बात कर रहे थे, तो रेडियस मतलब जितना ज्यादा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम रहेगा, तो अपन लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या रेडियस, जो भी लिखना चाहो। तो ये अपने पास ऑर्डर हो गया सेकंड। थर्ड फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी अपन डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन सारे आगे उसी के बेसिस पे करेंगे, तो ये तुमको ध्यान से समझना है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ पेनिट्रेशन, अच्छा ये तो ये वाला नहीं, इसके बाद जो आएगा पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, ये है अपने पास एक फैक्टर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल का मतलब ये हुआ कि अपने पास मान लो कि कोई nth सेल है, मतलब एक पीरियड के लिए बात होगी एक तरीके से कि किसी पीरियड में बात करेंगे तो सब एलिमेंट्स का सेल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अपने को मान लो कि एक बार इलेक्ट्रॉन निकालना है एच सबसेल से, या एस सबसेल का इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक बार अपने को पी सबसेल का निकालना है, एक बार अपने को डी सबसेल का निकालना है, और एक बार मान लो कि एफ सबसेल का इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सेम सेल में अलग अलग सबसेल का अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक बार एस से, एक एलिमेंट है जिसमें एस से निकालना है, एक में पी से निकालना है, एक में से डी में से निकालना है, और एक में एफ से निकालना है। तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, या पी से निकालने के लिए, या डी से निकालने के लिए, या एफ से निकालने के लिए, तुम सोचो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। सर एस से क्या होना चाहिए, ज्यादा एनर्जी देना चाहिए, एकदम सही सोच रहे हो। देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सबसेल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग सबसेल ऐसा लिख लो, या विच इज टू बी रिमूव, मतलब होल्डिंग सबसेल मतलब किस सबसेल में प्रेजेंट है उसी हिसाब से टाइप अपने पास बात होगी। तो ये हो गया अपने पास। तो अपन बोल रहे कि अपने पास जो है एस का इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एफ। रीजन पूछे तो क्या हो गया कि जो एस का इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो अगर एक सबसेल में बात करें तो एस के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, पहला रीजन तो यही है, मतलब यही रीजन एक तरीके से नियरर टू न्यूक्लियस। तो ये क्या है, न्यूक्लियस के सबसे पास रहेगा, न्यूक्लियस के सबसे पास है, इस वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसी पे रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा एस के इलेक्ट्रॉन्स पे रहेगा, तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को ज्यादा लगानी पड़ेगी अगर एस से अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक सेल में एस का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या पी का निकल रहा है, या फिर डी का निकल रहा है, या फिर एफ का निकल रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी रिमूव्ड। और उसके हिसाब से अपने लिखा है कि हायर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिट, मतलब जितना न्यूक्लियस के पास है वो अपने पास ऑर्डर आ जाएगा इस तरीके से कुछ। तो ये है, ये हो गया अपने पास अलग अलग सबसेल का क्या फर्क पड़ेगा।
अब जो अपने पास है 4th पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या जी? सर पेनिट्रेशन पावर हुआ क्या एग्जैक्टली? वही आयनाइजेशन पर एनर्जी। पेनिट्रेशन पावर अपन डिफाइन किया था जेड इफेक्टिव में। अच्छा सर, मतलब एक तरीके से वही तो बोला, न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस को कवर करेगा, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसके ऊपर उतना ज्यादा रहेगा। तो टेक्निकल टर्म में कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं जाना है तुमको चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स तो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से डिफाइन कर रखे हैं, क्योंकि अपने को सवाल जो आते हैं कंपेरिजन वाले जाते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है जिससे अपने को आगे चीजें कंपेयर करनी है। अगर दो एलिमेंट आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपन कंपेयर करेंगे किसका आयनाइजेशन ज्यादा है किसका कम है। जैसे मैं अभी पहले बता भी रहा था कि अपने से 2 पूछेगा 3 पूछेगा तो अपने को आयंस के बारे में देखना पड़ेगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो ऐसा कुछ है कि अपने पास मान लो, तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले तो डिफाइन करेंगे, वही जो अपन ने शायद पहले भी किया है क्वांटम नंबर्स में, कि अपने पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो होगा क्या यहाँ पे कि हाफ फील्ड एंड fully filled, half filled and fully filled subcells are more stable so it is difficult to remove electron from such configurations, so higher energy is required. तो इसे लिख लेते हैं from them, so ionization energy will be higher। ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो हाफ फील्ड हुआ या फुल्ली फील्ड हुआ, तो अगर पार्शियली फील्ड के हिसाब से कंपेयर करें तो उस केस में क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के केस में थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। इसका रीजन अपने देखा था एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी वजह से अपने को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ब्रेक कराने के लिए, तो अपने पास एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा चाहिए होगी। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कौन कौन सा होता है अपने पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे पी सबसेल है, तो पी सबसेल में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। डी में अपने पास क्या है, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो आधे आ गए 5, तो हाफ फील्ड हो गया। एफ में 7 इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और अच्छा एस तो रहेगा, एस में अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन। फुल्ली फील्ड की अगर अपन बात करें तो एस में मैक्सिमम क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस या तो हाफ फील्ड रहेगा या फुल्ली फील्ड रहेगा, सिंपल सी बात है। पी में अपने पास क्या है, 6 आ जाए, डी भी कम्प्लीटली फील्ड हो जाए मतलब 10 आ जाए, एफ भी कम्प्लीटली फील्ड हो जाए मतलब 14 आ जाए, तो ये अपने पास क्या हो गया, फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और रेस्ट जो भी बचेगा, जैसे पी में अगर अपन बात करें तो P3 और P6 के अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन बच गया 1 2 4 5, तो जो भी बचा उन सबको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियली फील्ड। हाँ, और इसी तरह डी में बात करोगे तो D5 और D10 के अलावा जो बच जाएगा। हाँ बोलो, सही फिर से बता दीजिए आपकी वॉइस क्या चीज? जी सर फिर से बता दीजिए आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो अच्छा गई देखो, थी। इसमें अपन ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो ये अपन ने क्वांटम नंबर में देखा था कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड मतलब जो भी सबसेल के मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके आधे इलेक्ट्रॉन। जैसे पी में 6 आ जाते हैं, तो उसमें पी में 6 आते हैं मैक्सिमम, तो अगर 3 हो गया मतलब हाफ फील्ड। डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, तो 5 हो गया मतलब हाफ फील्ड। एफ में मैक्सिमम 14 आते हैं, तो 7 हो गया मतलब हाफ फील्ड। और एस में मैक्सिमम 2 आते हैं, तो 1 आ गया मतलब हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ, क्योंकि अपन ने देखा था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने पे क्या होगा, जितने भी ऑर्बिटल है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो उसकी वजह से अपने पास एक्सचेंज ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो उस स्टेबिलिटी को ब्रेक कराने के लिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए अपन बोल रहे कि
इन कॉन्फ़िगरेशंस के केस में हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन के केस में अपने को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। और फुल्ली फील्ड मतलब जितने आ सकते हैं मैक्सिमम उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पी में 6, डी में 10, एफ में 7, तो ऐसा था। और जो अपने पास हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के अलावा कॉन्फ़िगरेशन बच गया, जैसे एस में या तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो या तो हाफ फील्ड रहेगा या फुल्ली फील्ड रहेगा। पी की अगर अपन बात करें तो पी में अपने पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आपस क्या हो जाएगा हाफ फील्ड, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 क्या हो जाएगा फुल्ली फील्ड। तो बाकी जो बचे हुए कॉन्फ़िगरेशन है उन सबको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियली फील्ड। स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें कि फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए अपने को जो एनर्जी चाहिए होगी इसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक कराने के लिए वो भी ज्यादा चाहिए होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के साथ साथ कुछ एनर्जी स्टेबिलिटी को लूज कराने में देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी ये हो जाएगा कि अगर अपने को बोला जाए कि एक बार अपने को हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक बार फुल्ली फील्ड से, एक बार पार्शियली फील्ड से, तो तीनों में अगर अपन बात करें तो इस ऑर्डर में अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब फुल्ली फील्ड में सबसे ज्यादा, उसके बाद हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड में सबसे कम। तो ये अपने पास क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ठीक है, लास्ट फैक्टर अपने पास बचता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको भी कर लेते हैं, तो फैक्टर्स तो अपने पास हो जाएंगे कवर। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो गया पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सेम चीज बोलेंगे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर, हाँ बोलो। सर ये कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, हाँ बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपन बात करें तो। ओके सर। मतलब एक फैक्टर वो भी मान सकते हो, फैक्टर बहुत सारे हैं, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। डोमिनेटिंग फैक्टर होता है उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा था कि कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, जितना अट्रैक्शन उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उतना ज्यादा एनर्जी अपने को देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of positive charge, वही सेम चीज आ जाएगी चार्ज की वाइज अगर बात करेंगे तो। और इसी में लिख देता हूं मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी बढ़ेगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, तो एक तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पे एग्जांपल वापस चाहो तो वही लिख दो कि अपने पास मान लो कि एक Fe+2 है, Fe+3 है, Fe+2 है और Fe है। इन तीनों में कंपेयर करना है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से एक ले लो कि नाइट्रोजन-3, नाइट्रोजन माइनस नाइट्रोजन, इसमें कंपेयर करोगे तो माइनस चार्ज जितना कम रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी। तो ऑर्डर ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए एग्जांपल्स। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है।